बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 अगस्त बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और इस्लामाबाद की अदालत से आज दो बड़ी खुशखबरियाँ मिली हैं और ये अहम समाअत जो आज होने जा रही है, जो चंद घंटों के बाद है, उससे पहले ये खुशखबरी मिली है। और मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह आज इमरान खान के ख़िलाफ़ जो केस होगा उसमें भी अच्छी अदालतों की तरफ से अच्छा फ़ैसला आएगा जो कौम को पसंद होगा और आवाम की, क्योंकि जमहूरियत कहते हैं कि अवाम के मुताबिक अवाम की उमंग से हुकूमत चलाना। जब कानून साजी होती है उसमें भी ये देखा जाता है कि कहीं कोई ऐसा कानून तो नहीं बनाया जा रहा जो अवामुन्नास के ख़िलाफ़ हो या अवामुन्नास जिस चीज़ को बेहतर ना समझते हों। बिल्कुल ऐसे ही कि जब अदालतें फ़ैसला देती हैं और अदालतों ने अगर इसी तरह के मामलात में कई लोगों को इग्नोर किया होता है तो वहाँ वो शख्स जो पॉपुलर लीडर है उसके हवाले से फिर अदालतों को देखना पड़ता है। और एक बात मैं आपको बता दूँ कि अदालतों के सामने माजरत करने में कोई भी किसी तरह की भी तौहीन नहीं है। जो बंदा मुल्क का वज़ीर आज़म रहा हो और मुस्तक़बिल में वो दोबारा वज़ीर आज़म बनने जा रहा हो, ऐसे शख्स को अपने अदालती निज़ाम के साथ खड़ा होना होता है और अदालतों से माजरत करने से किसी की तौहीन या इज़्ज़त कम नहीं होती। और ये अपने इदारों को और अदालती निज़ाम को इज़्ज़त और तकरीम देने में कोई हर्ज नहीं है। इस वजह से मैं तो इस बात का भी कायल हूँ, बतौर कानून का तालिब इल्म मैंने ये देखा है, हमने बड़े बड़े केसेस में देखा है, हमने सीनियर वकला को देखा है कि जब उनकी अदालतों के साथ मामलात ख़राब होते हैं, बार के ओहदेदारान को देखा है, बाद में वो जाके अदालत से माजरत कर लेती हैं। अदालतों को कहा जाता है कि वो उनका एक बाप का किरदार होता है, तो उनकी वो भी इन चीज़ों को फिर अप्रिशिएट करते हैं और वो भी दरगुज़र करते हैं। एक वो तबका है, आप जानते हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा तबका है जो बरसर इक़्तिदार भी है और जो हर हाल में इमरान खान को गिराना चाहता है। इमरान खान की सूरत में उनको अपने इक़्तिदार और अपनी सियासत की मौत नज़र आती है, चाहे वो सिंध उनके हाथ से जाता हो या इधर से पंजाब उनके हाथ से जाता हो, या जो मौलवीज़म था, फजलुर रहमान जैसे लोग जो इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके इक़्तिदार में आते थे, इन सब को इमरान खान की सूरत में अपनी सियासत की मौत नज़र आती है। ये नहीं चाहेंगे। आपने देखा होगा कि जियो जंग की तरफ से जो कल भी ये बात और आज भी कि इमरान खान ने माजरत करने से इनकार कर दिया, इमरान खान ने सारे बेंच पर एतराज़ उठा दिया है, इमरान खान ने अदालती बेंच पर एतराज़ उठा दिया है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये वो बार बार इस वजह से कह रहे हैं, वो एक इन्वायरमेंट बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मामलात तसादुम की तरफ जाएं, अदालतों की तरफ से सख्त फ़ैसला आए, इमरान खान भी आगे से जो चीज़ें हैं उसके कानून के मुताबिक वो उस तरह ना करें। तो ये चीज़ें, और मैं ये समझता हूँ कि हामिद खान साहब जैसा वकील वो इन मामलात को संभाल सकता है। और ये ऐसा केस है, इसमें जो बाकी नौइयत के जो मामलात हैं जैसे अली ज़फ़र साहब हैं या जो बाकी वकला हैं, वो ऐसे मामलात में नहीं कर सकते। ऐसा मामला वही कर सकता है जो सीनियर कानूनदान भी हो और एक सियासतदान भी हो, और वो फिर अदालत में बेहतर अंदाज में जो अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकता है। और आज सुबह से ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बंद किया हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर हज़ारों पुलिस के एहलकारों को तैनात कर दिया गया है और वहाँ पर रिपोर्टर्स का दाखिला ममनू किया गया है। वहाँ पर जो वकला हैं उनका दाखिला बंद किया हुआ है। तो ये जो कर्फ्यू की सूरत हाल है ये मैं समझता हूँ दुरुस्त नहीं है। और बिल्कुल ऐसे ही जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ जो समाअत हुई थी 3 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट ने, और वो उसकी लाइव कवरेज दी थी और जो वहाँ पर मौजूद साइलीन थे उनको अलग से एक कोर्ट रूम मुख्तस किया गया था और उसमें वीडियो लिंक का, और यहाँ पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में वीडियो लिंक के ज़रिए समाअत को अटेंड कर रहे थे। तो ऐसा होना चाहिए ताकि ये जो चीज़ें हैं वो पूरी कौम तक भी पहुँचें कि असल मामला क्या है, और इस तरह का जो कर्फ्यू नाफिज करने से मामलात मेरे ख़्याल में दुरुस्त नहीं होंगे। पहली खुशखबरी ये है कि जमील फ़ारूकी की दरख्वास्त ज़मानत अदालत ने मंजूर कर ली है। ये बोल न्यूज़ के एंकर थे, इनको गिरफ़्तार किया गया था और बड़ा ज़्यादा तशद्दुद किया गया। इस्लामाबाद में मुकदमा था, इनको गिरफ़्तार करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस जाती है, कराची में वहाँ पर रेड किया जाता है, रेड करके इनको गिरफ़्तार किया जाता है। 14 से 16 घंटे इनको नामालूम मकाम पर मुंतकी रखा जाता है, तशद्दुद किया जाता है। उसके बाद अदालत पेश किया जाता है, अदालत से 3 रोज़ा राहदारी रिमांड लेकर वो इनको वापस लाते हैं
और आप जानते हैं कराची एयरपोर्ट पर एक वीडियो वायरल हो जाती है, उसके गर्दन पर पूरी कौम ने देखा उस वीडियो में कि तशद्दुद के निशानात थे। वो रो रहा था, वो ये कह रहा था कि मुझे बरहना करके तशद्दुद किया गया है, और उसका कसूर ये था कि उसकी ख़ास तरह की आदत है, ख़ास तरह की एक लैंग्वेज है। और शहबाज गिल के हवाले से, तशद्दुद के हवाले से भी उसको एक्सप्लेन किया, जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी पर तशद्दुद करें, आप किसी को गिरफ़्तार करें, आप उसको बरहना करें। आप किसी से इख्तलाफ कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि वो बंदा जो ज़ुबान इस्तेमाल करता है, उसका जो कलाम करने का तरीक़ाकार, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, आप उसके ख़िलाफ़ कानूनी चारा जोई कर सकते हैं, आप हद के इज़्ज़त की कार्रवाई कर सकते हैं, साइबर क्राइम में आप उसको नोटिस जारी कर सकते हैं, आप उससे वजाहत तो मांगें। आपने उसको गिरफ़्तार करना है तो जो महज़ब दुनिया में गिरफ़्तारी का तरीक़ाकार होता है वो करें। ये क्या तरीका है जो आपने अडॉप्ट किया हुआ है, और ये एक कल्चर बनता जा रहा है। बदकिस्मती से पहले पंजाब पुलिस बदनाम थी, अब एक करप्ट आईजी को जो लगाया गया है, और क्योंकि वो शरीफ ख़ानदान का आईजी है, पहले पंजाब पुलिस का बेड़ा गर्क भी इसी शरीफ ख़ानदान ने किया, जैसे सिंध में सिंध पुलिस का जो जरदारी माफिया ने किया। अब वही शरीफ ख़ानदान इस्लामाबाद पुलिस का बेड़ा गर्क कर रहा है, और वहाँ पर जो तशद्दुद कल्चर है इसको प्रमोट किया जा रहा है। बहरहाल उनको यहाँ अदालत में पेश किया जाता है, उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया जाता है। 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद FIA पहुँच जाती है, FIA की तरफ से कहा जाता है मुल्ज़िम हमें दिया जाए, अदालत 1 दिन के लिए उनके हवाले कर देती है, अगले दिन फिर FIA आ जाती है, FIA कहती है जी हमें 2 दिन का जिस्मानी रिमांड चाहिए, 2 दिन का मज़ीद जिस्मानी रिमांड मिल जाता है, और फिर FIA जब अदालत के सामने पेश करती है, अदालत मुल्ज़िम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज देती है, और उसी दिन ज़मानत की दरख्वास्त दायर की जाती है। और जो जमील फ़ारूकी के वकला थे वो उसमें आर्गूमेंट्स करते हैं, और आर्गूमेंट्स करने के बाद आज उनकी ज़मानत मंजूर हो जाती है, और आज के लिए नोटिस था, आज रिकॉर्ड भी आ गया। अच्छा, अब एक बात, आप शहबाज गिल और जमील फ़ारूकी के केस को अगर आप देखें, इसमें ये बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जमील फ़ारूकी के ख़िलाफ़ वो ऑफेंस नहीं लगाए गए जो नॉन बेलेबल थे या उस लेवल के थे कि जो प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करते हैं। यहाँ नॉन बेलेबल ऑफेंस ज़रूर थे, लेकिन ये प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल उस तरह नहीं करते थे जो ऑफेंसेस 131 और बाकी जो शहबाज गिल के ख़िलाफ़ थे। शहबाज गिल की जो दरख्वास्त ज़मानत खारिज हुई है वो उन ऑफेंसेस में हुई है जो ज़ाब्ता फ़ौजदारी में ज़मानत का जो सेक्शन है, पोस्ट अरेस्ट का, जो ज़मानत के बाद अज़ गिरफ़्तारी का, उसमें जो प्रोहिबिशन है, जहाँ से कानून ने रोक दिया है कि इन केसेस में आपने ज़मानत नहीं देनी, उनको कहा जाता है कि ये केसेस प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करते हैं। तो वो जो जमील फ़ारूकी का केस था वो उसमें फॉल नहीं करता था, इस वजह से उनकी ज़मानत हो गई है, जबकि शहबाज गिल की ज़मानत नहीं हुई, और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हो जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो दरख्वास्त का जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की अदालत में कल एक दरख्वास्त पर समाअत हुई थी। आज़म खान जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, और इनसे भी बहुत ज़्यादा इस इम्पोर्टेड रजीम को तकलीफ़ थी। जिन लोगों का नाम अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर वोटिंग हो रही थी और जिनका नाम उस वक्त ECL में डाला गया था, उसमें शहबाज गिल था, उसमें शहजाद अकबर था, उसमें ये आज़म खान और डॉक्टर अरसलान, ये 4 लोग थे जिनसे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ थी इस इम्पोर्टेड हुकूमत को। उसमें शहबाज गिल के साथ जो कुछ हुआ वो आप जानते हैं। डॉक्टर अरसलान इफ्तिखार के घर बार बार रेड हुआ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको प्रोटेक्शन दी, उसके मामलात भी आप जानते हैं। और अब आज़म खान था, आज़म खान को बेसिकली नूर आलम खान बार बार तैयबा गिल जो का केस है, जो ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि तैयबा गुल नामी एक खातून है जिसको 1.5 माह वज़ीर आज़म हाउस में रखा गया, उसकी वहाँ पर नाजेबा वीडियोज़ बनाई गई। इमरान खान ने उन नाजेबा वीडियोज़ के ज़रिए साबिक़ चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को ब्लैकमेल किया, और उस ब्लैकमेलिंग की वजह से वो हुकूमत और शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ काम करता रहा और उनके ख़िलाफ़ मुकदमात बनाता रहा। ये इनकी तरफ से एक इल्ज़ाम था। उसकी बुनियाद पर इनका नाम ECL से जो ECL में डाला गया था वो तो 18 अप्रैल को ऑनरेबल चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने ECL से सबके नाम निकाल दिए थे। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने स्टॉप लिस्ट में नाम डाल दिया। किसके कहने पर ये डाला गया? नूर आलम खान लोटे के कहने पर, जो चेयरमैन है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, और वो वहाँ अदालत लगा के बैठे हैं और इन्होंने एक इंक्वायरी शुरू की हुई है जो हरासमेंट की इंक्वायरी है, और वो एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन लगा के बैठा है। उसमें आज़म खान को बुलाया गया था कि वो बताए कि क्या 1.5 महीना जो इल्ज़ाम है कि वज़ीर आज़म हाउस में रखा गया तैयबा गुल को, उस हवाले से उनको बुलाया था।
अब आज़म खान वहाँ पेश नहीं हो रहे थे और उनका नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिया गया, उन्होंने बाहर जाना था, उस पर समाअत थी। कल से केस आज के लिए फ़िक्स किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साबिक़ वज़ीर आज़म खान का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल करने के ख़िलाफ़ केस पर समाअत की। अत्तर मिनल्ला साहब ने इस्तफ़सार किया कि किस कानून के तहत ये नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल किया गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का एक मखसूस किरदार है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कैसे इन मामलात में इन्वॉल्व हो सकती है। वकील दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया कि आज़म खान को कहा गया कि रिकॉर्ड के साथ पेश हों। जब वो अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ओहदे पर नहीं हैं तो वो कैसे रिकॉर्ड पेश करेंगे और वो कैसे उनके सामने जाके उनके सवालों का जवाब देंगे। चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब ने रिमार्क दिए कि इस केस में रिकॉर्ड तो नैब के पास होगा। चीफ जस्टिस ने असिस्टेंट अटार्नी जनरल से कहा, इस्तफसार किया कि जस्टिफाई करें कि स्टॉप लिस्ट क्या चीज़ है। PNIL का कोई लीगल स्टेटस नहीं है, ऐसी कोई वजह नहीं कि नाम PNIL में शामिल किया जाए। अदालत ने कहा कि आज़म खान की 8 सितंबर को रवानगी है और पहले सितंबर से पहले वो वापस आ जाएगा। उनकी आज़ादी पर कोई कदगन नहीं लगाई जाती, वो सरकारी अफसर है, सीनियर सरकारी अफसर है, आप उसको कैसे रोक सकते हैं। वकील आज़म खान ने कहा कि इनको बुलाना सिर्फ शर्मिंदा करना है या वाकई कुछ पूछना है। अदालत ने कहा कि आज़म खान को अगर पार्लियामेंट में कोई तलब करता है, इनको जाने में कोई हर्ज नहीं है और पार्लियामेंट के सामने जाना चाहिए और पार्लियामेंट में जो लोग बैठे उनको भी अपने मखसूस किरदार से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। साथ अदालत ने यह कहा कि हर इदारे का तकद्दुस होना चाहिए और हर इदारा दूसरे इदारे या दूसरे शख्स का तकद्दुस करे। अदालत ने इस्तफसार किया कि तैयबा गुल वाले इशू वाले केस में और किस किस को समन किया गया, क्या दीगर लोग पेश हुए, क्या दीगर लोगों के नाम भी स्टॉप लिस्ट में डाले गए या सिर्फ आज़म खान का डाला गया। असिस्टेंट अटार्नी जनरल ने बताया कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने मालम जब्बा केस में नाम ECL में शामिल करने का कहा है। तो अदालत ने सवाल किया कि बताएं क्या दीगर अफराद के नाम भी PNIL में शामिल किए गए हैं। उस पर असिस्टेंट अटार्नी जनरल साहब ने कहा कि नहीं, अभी नहीं किए गए। उस पर अदालत ने कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए और आप एक गलत चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं और ये जो कुछ किया गया है, नाम स्टॉप लिस्ट में डाला गया है, ये जो सियासी इंतकाम का ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये बातें दुरुस्त नज़र आती हैं। आपको कानून के मुताबिक चलना होगा और जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का अख्तियार है उसको अपने मखसूस अख्तियार में रहना होगा। बाकी आज़म खान को कहा कि आप जाएँ, अगर आपको 8 सितंबर से पहले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बुलाती है, आप जाएँ, पेश हूँ, आपके पास रिकॉर्ड नहीं, आप उनको बता दें, कोई आपको नहीं कहा जाएगा, कोई मसला होगा, हम बैठे हैं, अदालतें मौजूद हैं। बाकी आप जाएं और आपका नाम जो स्टॉप लिस्ट उससे आज निकाल दिया गया है और अदालत ने कहा है कि ये जो स्टॉप लिस्ट का कानून है ये गैर कानूनी है और इसके मुताबिक किसी और का नाम स्टॉप लिस्ट में नहीं डालना। अब देखते हैं क्या होता है। आज इमरान खान के केस की समाअत की तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।